नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने एक बार कार्यक्रम करने से पहले जो एक बार फाइनली थोड़ा सा रिसर्च वर्क होता है वो भी करके देखा। पहली बार इतिहास में होगा जब किसी जस्टिस का पूर्णतया 100% बहिष्कार होगा। 100% बहिष्कार का मतलब बहिष्कार ये भी हो सकता है कि हम आज आपकी तारीख में आज आपके सामने नहीं पेश होंगे, आपके सामने 3 बार पेश नहीं होंगे। 100% बहिष्कार का मतलब कि आपको जो मन करे कर लो, जो मन करे कर लो, जो फैसला सुनाना है सुना दो, आपके सामने हम पेश ही नहीं होंगे। और सिर्फ हम नहीं पेश होंगे, हमारा कोई वकील भी आपके सामने नहीं जाएगा। ऐसा भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में संभवतः पहली बार है। और यह बहिष्कार हुआ है पिछले एक पखवाड़े से सबसे चर्चित जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा का बहिष्कार। स्वर्णकांता शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस है। स्वर्णकांता शर्मा का बेटा और बेटी ये तुषार मेहता के अंडर में काम कर रहे हैं। वो भारत सरकार की तरफ से केस, उनको सैकड़ों की संख्या में केस मिल रहे हैं। स्वर्णकांता शर्मा संघ के कार्यक्रमों में जाती हैं। स्वर्णकांता शर्मा संघ के कार्यक्रमों में जाती हैं तो उनकी क्लिप हमने आपको सुनवाई थी। वो कहती हैं पहली बार मैं आई थी तो फला कोर्ट में थी, फैमिली कोर्ट में थी, दूसरी बार आई थी तो इस कोर्ट में पहुंच गई, तीसरी बार जब आपने बुलाया है मैं आई हूं तो हाई कोर्ट पहुंच गई हूं। यानी वो संघ के कार्यक्रम में जब जब जाती हैं तो उनकी जुबानी है कि तब तक खुशखबरी के साथ जाती हैं, प्रमोशन के साथ जाती हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उनके अदालत में ईडी, सीबीआई या जो भी सरकारी एजेंसियां डिमांड करती हैं, बकौल केजरीवाल उससे ज्यादा, मतलब जो झोली वो फैलाती है ईडी, ईडी को झोली में होता है कि एक रोटी आएगी, स्वर्णकांता शर्मा रसोई की सारी रोटी डाल देती है। ईडी सीबीआई को लेकर के अरविंद केजरीवाल के आरोप हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जिनकी अदालत में केजरीवाल ने याचिका लगाई थी, माय लॉर्ड आप केस छोड़ दीजिए, मैडम आप केस छोड़ दीजिए, आप पर मुझे भरोसा नहीं है, आप केस छोड़ दीजिए। और क्यों नहीं भरोसा है, उन्होंने 10 पॉइंट गिनवाए थे, 10 पॉइंट गिनवाए थे। लेकिन यह भी पहली बार हुआ, बहुत सारे जज केस छोड़ते हैं, बहुत सारे, कोई ये नई बात नहीं है। रत्ती भर भी अगर उनके ईमान पर संदेह पैदा होने वाला हो, पैदा हुआ नहीं, होने वाला हो, तो भी केस छोड़ते हैं। स्वर्णकांता शर्मा के अदालत में 10 पॉइंट गिनवा दिए अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा नहीं, मैं ही सुनूंगी केस, नहीं छोड़ूंगी। वीडियो बाहर आया तो उसको डिलीट करवाने के लिए एक अलग याचिका हाई कोर्ट में दाखिल हुई और आदेश आया कि वो स्वर्णकांता शर्मा के बारे में जो जो अरविंद केजरीवाल ने अदालत में बोला है वो वाले वीडियो डिलीट करवा दिया जाए। अब केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि गांधी के रास्ते पर चलेंगे, जो फैसला सुनाना है आप सुनाइए, न मैं आपकी अदालत में आऊंगा, न मेरा कोई वकील आपकी अदालत में जिरह करने आएगा। कंप्लीट बायकॉट। भाव को जोड़िए। ये खबर भारतीय न्यायिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खबर मैं मानता हूं। स्वागत है भाव, बहुत महत्वपूर्ण है और मैं न्यायपालिका के लिए इसे काला दिन के रूप में देखता हूं। इसमें केजरीवाल के लिए, किसी पार्टी के लिए काला दिन नहीं है, न्यायपालिका के लिए काला दिन है। जिस न्यायपालिका के सामने ये दिन आ गया, ये दिन आ गया, अब अगर ये दिन आ गया है तो फिर कैसे कैसे दिन आ सकते हैं आप कल्पना मात्र कर लीजिए। ये दिन आ गए थी शुरुआत, अब कैसे कैसे दिन आएंगे। और ये जो शुरुआत है ना, ये जो काला दिन आया है, यही किसी भी देश में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सबसे खतरनाक दिन होता है, जब न्यायिक व्यवस्था से आम आदमी का विश्वास डिगने लगता है। मैं आपको हेडलाइन दिखा दूं, फिर भाव के पास चलेंगे। लाइए, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने किए कौन से 5 बड़े ऐलान, आगे चलिए।
चीज करीब ही। जस्टिस स्वर्णकांता के सामने पेश होने से अरविंद केजरीवाल का इनकार, चिट्ठी लिखकर बोले न्याय की उम्मीद टूटी। अगली हेडलाइन लाइए, केजरीवाल वर्सेस न्यायपालिका, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने पेश होने से आप प्रमुख का इनकार। जब थोड़ा खबर भीतर दिखा दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सत्याग्रह का फैसला किया है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से सुझाए गए सत्याग्रह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बापू के रास्ते पर चलते हुए यह फैसला लिया है। केजरीवाल ने कहा कि बापू के सुझाए कदमों के मुताबिक उन्होंने पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से अपील की कि उनके गुजारिश की कि वह केस से अलग हो जाए, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्होंने सत्याग्रह का फैसला किया है। आगे चलिए। केजरीवाल ने कहा कि वह हार जीत के लिए नहीं बल्कि सही गलत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कई मौके ऐसे आते हैं, जब केजरीवाल ने कहा कि जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं, क्या लिखते हैं खबर भैया लोग, आते हैं जब हार और जीत मायने नहीं रखते, उससे बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल, क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे समय में हमें तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ते चुनेंगे या आसान। मैं भी ऐसे ही मोड़ पर खड़ा हूं। उनकी कोशिश न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बढ़ाने की है, उन्होंने कहा। आगे चलिए। स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश होकर खुद 1 घंटे से अधिक समय तक जिरह कर चुके केजरीवाल ने अपनी याचिका खारिज होने के बाद जज पर आरोप दोहराए। उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है और कहा कि क्यों उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने ऐलान किया कि वह या उनके वकील जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में शामिल नहीं होंगे। जरा ट्वीट लाइए, बड़ी लंबी चिट्ठी लिखी है, बहुत लंबी चिट्ठी है। ये चिट्ठी तो पढ़ने में आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं सारांश दिखाता हूं ट्वीट में। ट्वीट में क्या लिखा है अरविंद केजरीवाल ने? अत्यंत विनम्रता और न्यायपालिका के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ मैंने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को निम्नलिखित पत्र लिखा है, जिसमें मैं उन्हें सूचित कर रहा हूं कि सत्याग्रह के गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करते हुए मेरे लिए उनकी अदालत में इस मामले को स्वयं या किसी वकील के माध्यम से आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा। मैंने यह कठिन निर्णय इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद लिया है कि उनकी अदालत में चल रही कार्यवाही किसी भी तरह से इस मूलभूत सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करती कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। इन कार्यवाही में मेरी भागीदारी, चाहे मैं स्वयं या किसी वकील के माध्यम से, कोई सार्थक उपलब्धि नहीं होगी। मैं नहीं शामिल होऊंगा। और इसके बाद देखिए पन्ने पे पन्ना, लंबी चिट्ठी है, सारे पन्ने एक बार दिखा दीजिए, भाव के साथ चर्चा में साइड में भी चला दीजिएगा ताकि लोग पढ़ पाएंगे। ये चिट्ठी है। अब मैं सवाल पे चलता हूं, फिर आपको पूरी वो वीडियो संदेश जरूर सुनिएगा। इस देश में न्यायपालिका की स्थिति, केजरीवाल पर आरोप सही है गलत है, हम ये जज करने वाले नहीं हैं। जजमेंट हमारा काम नहीं है। लेकिन केजरीवाल के उठाए गए प्रश्न कितने जायज हैं या नाजायज हैं, उसका विश्लेषण करना हमारा काम जरूर है। तो वो वीडियो में पूरा सुनवाऊंगा, लेकिन पहले भाव के पास चलेंगे तब। वो वीडियो 9 मिनट का है, आप लोग पूरा सुनिएगा जरूर। भाऊ, वो दिन आ गया जिसको नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया। जिम्मेदार केजरीवाल को मैं तो नहीं मानता हूं, जिम्मेदार वो स्वयं है न्यायपालिका। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का भी नाम लेना यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। क्या पूरी न्यायपालिका इस वक्त इस दिन के आने के लिए जिम्मेदार नहीं है? कुछ चंद जजों को छोड़ दिया जाए तो। बिल्कुल आशीष जी, आप जो से कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हमने सत्याग्रह कार्यपालिका के खिलाफ देखा था। हमने सत्याग्रह विधायिका के खिलाफ देखा था। न्यायपालिका के खिलाफ सत्याग्रह शायद ये पहला, कम से कम मेरे नॉलेज में है, जहां न्यायपालिका के खिलाफ आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में, जो संविधान का कस्टोडियन है, उसी के दरबार में यदि सत्याग्रह करना पड़े ये बोलने के लिए कि हमें न्याय चाहिए, तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति न्यायपालिका की कभी हो नहीं सकती। बड़ा अजीब है मामला। मैंने जब पढ़ा, सवाल पूछे, सवाल उठाए और मैडम ने बाकायदा उसका जवाब दिया,
लेकिन उनने जवाब दिया, जैसे उनके बेटे को उनने कहा कि भाई जज के बेटे वकील क्यों नहीं हो सकते, नेता के बेटे नेता होते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है। बहुत सही, बहुत जजों के वकील बेटे वकील है, 90% के वकील होते हैं वकील। लेकिन वकील होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी शहर में प्रैक्टिस करना उससे बुरी बात है। मैं आपको अतुल श्रीधरन का किस्सा सुना, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का, आपने देख लिया, इंदौर बेंच में थे। उनके बेटे ने कहा कि मुझे प्रैक्टिस करनी है इंदौर में पापा, क्योंकि इंदौर में पढ़ी है, इंदौर में पैदा हुई है, तो उसको इंदौर में प्रैक्टिस करनी थी। तो जस्टिस साहब ने बेटी को नहीं कहा कि तू इंदौर में मत प्रैक्टिस कर, तू मुंबई चली जा ना। उन्हें कहा बेटा तू इंदौर में प्रैक्टिस कर, मैं दूसरी जगह जज बन के जाऊंगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट को लिखा और एक कारण लिखा, क्योंकि मेरी बेटी यहां पर प्रैक्टिस करनी चाहती है। यह जरूरी नहीं था कि उन्हीं के, अतुल जी के ही कोर्ट में बेटी आए, लेकिन हो सकता है कि साथी के कोर्ट में जाने से भी, क्योंकि सारे हाईकोर्ट के जज, इंदौर बेंच के जितने भी जजेस है साथ में बैठते उठते हैं, इतनी सिंपैथी तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हो ही जाता है कि भाई ये हमारे वो है दोस्त, हमारी जज साहब की ही बेटी है, तो एक थोड़ा सॉफ्ट का इंसान है, कंप्यूटर तो है नहीं, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं हो, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ही यहां से जाना चाहता हूं। ऐसी भी जज है, एक जज है मिश्रा जी, उसी मध्य प्रदेश में, जबलपुर हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट तो जबलपुर में है मध्य प्रदेश का, इंदौर में बेंच है उसका, ग्वालियर में बेंच है उसका। तो वहां पे पाठक नाम के बीजेपी के विधायक ने, जिसके ऊपर अकूट संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप था, उनने जज साहब से बात की फोन पे। हालांकि जज साहब ने बहुत डांटा उसको फोन पे, इसके बावजूद, और पाठक ने माफी मांग के दुनिया को बताया कि जज साहब ने मुझे बहुत डांटा, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं। इसके बावजूद मिश्रा जी ने कहा कि नहीं, तुम कहते हो कि मैंने डांटा, मैं कहता हूं मैंने डांटा, जनता का विश्वास थोड़ी हो जरूरी है, हम दोनों के बीच में क्या बात हुई वो हम सच बोल रहे होंगे। आपने मुझसे बात की, मैंने आपका फोन रिसीव किया, इसी में इतना ही ग्राउंड पर्याप्त है कि मैं इस केस से अलग हो जाता हूं। क्योंकि न्यायपालिका में कानून से ज्यादा नैतिकता बहुत मायने रखती है। मानवीय मूल्य और नैतिकता यदि नहीं हो तो कानून का मानवीय चेहरा दिखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो जजेस किस लिए होते हैं? कानून लिखा हुआ है, धाराएं लिखी हुई है, उसमें क्या सजा होनी चाहिए, ये तो पुलिस स्टेशन ही अपना सजा दे देगा। भाई इसने हत्या की है, ये हत्या का आरोपी है, या शस्त्र मिला, ये कर दिया, वो कर दिया, ये लिए गवाह भी मैंने देख लिए, और इसमें सजा इतनी है, दे दी सजा, जा जेल। जज क्यों है? क्योंकि 4 आरोपी छूटे तो चलते हैं, लेकिन किसी बेदाग आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। ये न्यायपालिका का प्रिंसिपल है। उसी प्रिंसिपल में नैतिकता नाम की चीज है, जो 10 प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, डायरेक्टिव्स है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कि तुमको कैसा पब्लिक ने कंडक्ट करना चाहिए। आप जाइए मेमोरियल लेक्चर पे जाइए, आप मना थोड़ी करते हैं, आप बिल्कुल जाइए मेमोरियल लेक्चर में। कई जजेस जाते हैं, नागरत्ना जी जाती है, कई हम हर जज को हमने सुना है। आप संघ के कार्यक्रम में जाके कहती है कि पहले एक बार आई तो मुझे प्रमोशन मिला, दूसरी बार आई तो मुझे प्रमोशन मिला, अब तीसरी बार आई हूं। आप क्या कहना चाहती हैं? प्रमोशन आपको काबिलियत पे मिला कि वहां जाने पे मिला? और यदि आपकी अंधश्रद्धा है कि वहां कार्यक्रम में जाने से ही आपको प्रमोशन मिला, इसको आप अंधश्रद्धा भी मानते हैं, तो ऐसे जजों की हाईकोर्ट में तो कम से कम जरूरत नहीं है। यहां तो केजरीवाल ने एक ऑब्जेक्शन इतना भी कह दिया कि मैडम मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है, इसी बात पे छोड़ के जाना चाहिए। अभी हमने यूपी में देखा, राहुल गांधी के बारे में वर्बल ऑर्डर दिया एफआईआर का, लेकिन रिटर्न ऑर्डर में उन्होंने हेड कर दिया वो एफआईआर वाला बात, और नोटिस इशू किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का शायद रूलिंग है 2014 का, बगैर नोटिस आप ऐसे एफआईआर नहीं दे सकते ऐसे मामलों में, तो उन्हें विथहेल्ड किया। तो उसके बाद उस जज के बारे में
जो आरोप लगाने वाला था उसने अंड बंड सोशल मीडिया पे लिखा। उस सोशल मीडिया पे लिखे हुए चीज का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने आप को अलग किया। यह होती है नैतिकता, यह होती है न्यायपालिका के मूल्य। न्यायपालिका के मूल्य नहीं होते कि आगे वाला कहे कि भाई आप जिस धारा विचारधारा से जुड़ी हुई हो, जहां आप जाके प्रमोशन पा रही हो, उनके खिलाफ मैं बोलता हूं, आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। आपके बेटे सरकारी वकील है, वकील का बेटा, जज का बेटा वकील होना वकील नहीं है, बुरा बात नहीं है, लेकिन वो सरकारी वकील है, उसको कैसे थोक में दिए जाते हैं, तो इसके मायने सरकार उसको ऑब्लाइज कर रही है, तो उसके चलते आप भी ऑब्लाइज हो जाए। या आप बोल देते कि मेरे बेटे तो मेरे जीवन से कब के निकल चुके हैं, मेरा तो उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप उसको जस्टिफाई करती है। वकील का बेटा वकील हो तो क्या हुआ, बिल्कुल गड़बड़ तो है। तो ऐसे सारे आरोप जो दिखते हैं ब्लंटली, या आप बता दीजिए कि क्या बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, ये मेरे 10 केसेस के निर्णय हैं जो सरकार को लताड़ा है, मैंने सरकार को कल घरे में खड़ा कर दिया है। आपके सारे निर्णय सरकार के पक्ष में है, कुछ निर्णय आपके सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिए हैं, इतने घनघोर सरकार के पक्ष में थे। सारे ग्राउंड है, लेकिन नैतिकता होनी चाहिए और मानवीय मूल्य होने चाहिए। अब नैतिकता, मानवीय मूल्य, मानवीय चेहरा, ये शब्द शब्दकोश में नहीं है वर्तमान सरकार के। मूल्य का मतलब है नहीं बोलने के लिए समझते भी नहीं है। हाँ, मूल्य का अनैतिकता ही जहां ओटीपी हो गया है। किसी भी चीज का जुगाड़ करने के लिए अनैतिकता का ओटीपी यदि आपको जरूरत है, तो फिर महात्मा गांधी को याद करना होगा, और सत्याग्रह के सिवा कुछ नहीं है। उन्हें कहा नहीं अपेयर हो जाऊंगा मैं, ना मेरा वकील होगा, आप वन साइडेड दे दीजिए, कर दीजिए केस, वन साइडेड डिसाइड कर दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। क्योंकि जब आपसे हमको न्याय की उम्मीद ही नहीं है, तो फिर हम वकीलों पे भी काय को खर्चा करें और अपना समय क्यों बर्बाद करें। हम बहिष्कार करते हैं, बहिष्कार ये अहिंसात्मक हथियार है विरोध का, हम बहिष्कार करेंगे। लेकिन किसी जज के खिलाफ बहिष्कार हुआ, ये कुछ दिनों में इस न्यायपालिका को क्या हो गया समझ में नहीं आता मुझे। एक जज को बार एसोसिएशन ने वेलफेयर मतलब फेयरवेल नहीं दिया, पहली बार हुआ सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में। बेला त्रिवेदी, इसका मतलब कितना प्रताड़ित किया होगा वकीलों को। बेला त्रिवेदी का एक मुझे जजमेंट दिखा दीजिए जो सरकार को घेरने वाला हो, एक जजमेंट। क्योंकि जिस प्रवाह से आप आती है उसी प्रवाह से आप लॉयल रहेंगे। मुझे पहले लगता था कि आदमी किसी भी विचारधारा का हो, एक बार जज के चेयर पर बैठ जाता है तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी उस पर आती है कि फिर न्याय सर्वोपरि करके वो चलता होगा। लेकिन घनघोर विचारधारा वाले यदि आए तो फिर वो चेयर को भी बदनाम करते हैं, और ऐसे घनघोर विचारधारा वाले लगातार रिपीट हो रहे, ये दुर्भाग्य है। कोई भगवान को पूछ के निर्णय लेता है, कोई अपने घर में भगवान की आरती करने के लिए प्रधानमंत्री को बुला के महिमा मंडन करने का प्रयास करता है, कोई रिटायरमेंट बाद भी मर्सिडीज खरीदने के बाद वीआईपी नंबर के लिए एप्लीकेशन लगाता है। अरे भाऊ, कोई अपने भतीजे को 45 साल के भतीजे को हाईकोर्ट में लाता है और साथ में बीजेपी को एक प्रवक्ता को भी हाईकोर्ट में ले आता है। टिट फॉर है, तुम ना रहे एक मैं काम करता हूं, मेरा एक काम कर देना। ऐसे भी जज हमने देखे। हमको तो बोबड़े साहब पे बड़ा ये हो रहा था, क्रोध आ रहा था, लेकिन ये सब बोबड़े के भी ऊपर 4 फुट ऊपर निकले। हर आने वाला जज गारंटी से पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और ये रिकॉर्ड न्यायदान के नहीं, ये रिकॉर्ड सरकार के चाटुकारिता के हैं, संविधान को ध्वस्त करने के हैं। आम आदमी का न्यायपालिका में जो बना हुआ विश्वास है
उसको तितर बितर करने के लिए, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए नए नए उच्चांक गांठे जा रहे हैं। हमने आप 3-4 अभी जजों के नाम दिए, क्या ये जज नालायक है जो अपने आप को हटा रहे केस से? जज खुद होके पूछते हैं कि भाई मेरा थोड़ा संबंध है इन लोगों से, आपको ऑब्जेक्शन हो तो मैं इससे हटता हूं। और यहां तो 10 बार ऑब्जेक्शन देने पे भी मुजोरी दिखा के नहीं, फिर भी मैं सुनूंगी। जस्टिस, मैं कह रहा हूं जस्टिस विशाल सिंह जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के थे, जस्टिस विशाल सिंह को विधायक पाठक ने फोन किया, ये किसको मैं वही पता कह रहा था? लेकिन जस्टिस विशाल सिंह ने बताया कि इसने फोन किया है, भाई अब मैं नहीं सुनूंगा, हूं। अब मैं नहीं, हट रहा हूं। और आशीष जी उस केस में देखिए, फिर पाठक ने माफी मांगी हाँ, ये बोल के कि मैंने फोन किया और जज साहब ने मुझे बहुत डांटा बुरी तरह से, मुझे नहीं लगा कि मैंने डांटने, गलत किया, मैं माफी चाहता हूं। डांटने नहीं कहा उसने, उसने वो कलाकार आदमी है, डांटने को तो जब जब उस पर बेसिकली उस पर एफआईआर का आदेश हो गया, एफआईआर के आदेश के बाद मुकुल रोहतगी उसके केस में गए तो कहा मैंने फोन करते ही मुझे लगा कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने फोन काट दिया। तो नहीं, उसके उधर से डांटा कि तूने फोन करने की हिम्मत कैसे की, तो इन्हें काट दिया फोन, तो उन्हें एफआईआर करवा दिया। फोन क्यों काटा? ऐसा तो नहीं कि उधर से हेलो भी नहीं आई और इसने लगा अरे अरे गलती कर दी भाई, गलती से मिस कॉल लग गया, ऐसा तो नहीं हुआ। वो तो कुछ बोलने के लिए गए थे, सेट करने के लिए, लेकिन वहां से जब हिम्मत बड़ी, उससे कही कि हिम्मत कैसी की आपने कॉल करने की, जब ये बोलते से उसको लगा कि गलत डायल हो गया, ये लेने के देने पड़ गए, इन्होंने फोन काट दिया। लेकिन उनने कहा कि आपने फोन किया, मैं इससे बाहर हो जाता हूं, मैं इससे बाहर हो जाता हूं। और यहां पर बेशर्मी की हद है, और ऐसा ही होगा। ये सत्याग्रह, ये न्यायपालिका के ऊपर सबसे बड़ी काली मार है, सबसे बड़ी। कॉलेजियम ने इस पे ऊपर विश्वास, इसके ऊपर एक बार चर्चा तो कम से कम करनी चाहिए। नागरत्ना जैसी जज अभी भी है कॉलेजियम में, हम आशा जी करते हैं कम से कम वो कॉलेजियम की मीटिंग बुलाने के लिए तो अनुशंसा करे कि क्या बहिष्कार होने लगे, सत्याग्रह होने लगा जजों के खिलाफ, क्या कुछ नहीं तो न्यायपालिका की जगह नहीं नागरत्ना है? की अनुशंसा पे क्यों होगी मीटिंग? मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अपूर्वानंद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनका एक लेख है आज, उस लेख का एक पैराग्राफ मैं बताता हूँ, फिर हम अरविंद केजरीवाल को सुनवा देंगे। अपूर्वानंद ने लिखा है, बंगाल चुनाव मतदाता अधिकारों पर क्या सुप्रीम कोर्ट पाखंड नहीं कर रहा है? उसमें लिखा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की जनता की पीठ ठोकी कि उसने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक नागरिक के तौर पर उन्हें मतदान का प्रतिशत देखकर बहुत खुशी हुई है। उनके मुताबिक देश में लोगों को मतदान में भाग लेना चाहिए, अगर लोग जनतंत्र में अपनी ताकत को समझेंगे, वोट की ताकत को, और अगर वे कानून के राज का पालन करेंगे, तब वे हिंसा नहीं करेंगे। यह इसलिए कि उन्हें जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है। मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायपीठ पर बैठे दूसरे न्यायाधीश जय माल्या बागची ने एक और अच्छी बात जो है उन्होंने कहा, जय माल्या बागची ने, एक और अच्छी बात यह रही कि हिंसा नहीं हुई। फिर उन्होंने अपने बंगाली होने का प्रमाण देते हुए बांग्ला की एक कहावत सुनाई, राजा युद्ध में होता है और उलूखाग्राल की जान जाती है। उलूखाग्राल एक पौधा है, राजाओं के बीच जब युद्ध होता है तो उसमें वह कुचला जाता है, यानी युद्ध बड़े लोग लड़ते हैं और गरीब आदमी बीच में मारा जाता है। न्यायमूर्ति बागची इस चुनाव को राजाओं का युद्ध मानते हैं, जिसमें उलूखाग्राल पौधे की तरह निष्क्रिय मतदाता बेचारा कुचला जाता है। बताइए, इस देश में सीजीआई के साथ बेंच पे बैठा हुआ आदमी एग्जाम्पल क्या दे रहा है, इसको तो पता ही नहीं है। यही जज है जिसने कहा था कि नहीं इस बार मतदान कर पा रहे हो, अगली बार कर लेना, ऐसा कुछ अगली बार अगली करवा। बार। यही बागची, यही बागची, ये पूरा बहुत डिटेल में उनका लेख है, मैंने केवल 2 पैरा सुनाया कि ये जश्न चुनाव मतलब अपने पापों पर प्रायश्चित करने के बजाय इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए था कि इनके, भाई पूरा का पूरा मामला जब से एसआईआर शुरू हुआ है इसमें कहीं नहीं भाग सकता सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं भाग सकता है। ये सिर्फ अपने पद कुर्सी, उसकी ताकत, उसके औरे की वजह से
इन पर कोई नहीं पॉलिटिकल पार्टी बोलती, कोई वकील नहीं बोलता जाकर के चैम्बर में या कोर्ट में, चाहे वो सिब्बल जी हो चाहे सिंघवी जी हो, कोई नहीं, क्योंकि सबको वकालत करनी है। इनके औरे के सामने, इनके प्रभाव के सामने सब खामोश रहते हैं। जिस दिन से एसआईआर बंगाल में शुरू हुई, उस दिन से उस एसआईआर पर पल पल कौन नजर रख रहा था? सुप्रीम कोर्ट। हर चौथे दिन सुनवाई हो रही थी। आखिर तक में अपीलों को सुनने के लिए किसने बनाया जो है ट्रिब्यूनल? सुप्रीम कोर्ट ने। और 34 लाख अगर अपील बचे रह गए, नहीं सुनवाई हुई, तो गुनाह किसका है? रामखेलावन का। इसकी जिम्मेदारी प्रायश्चित करने के बजाय ताली बजा रहे हैं ये लोग। अभी ताली बजा रहे हैं, ये कह रहा है कि घास कुचली जाती है जैसे दो राजाओं के युद्ध में। राजाओं के युद्ध हो रहा है, लोकतंत्र में राजाओं को उदाहरण दिया जा रहा है। अगले चुनाव में मतदान कर लेना। आज सवाल यह है कि केजरीवाल ने एक बात कही कि स्वर्णकांता शर्मा के फैसले को मैं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगा। ये बात मेरे लिए अभी भी ये विकल्प खुला है। कल को सुप्रीम कोर्ट पर यह विश्वास जब बढ़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार होगा, तो इस देश में न्यायिक व्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। ये सवाल है पहला। नहीं, फिर कहां जाएंगे? कोलैप्स कर गई जाएगी मतलब क्या है? कोलैप्स करी गई है। क्या सरकार के खिलाफ आप न्यायपालिका से अपेक्षा रखते हो? क्या रखते हो अपेक्षा न्यायपालिका के खिलाफ? जब भी ईडी सीबीआई का प्रताड़न होता है, न्यायपालिका स्ट्रिक्चर पास करती है कि ईडी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ईडी को सोचना चाहिए। क्या किसी ईडी के अधिकारी पे एक्शन हुआ है? वांगचुक जैसा आदमी जिसके ऊपर से सरकार ने लगाया हुआ धारा वापस ली, क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने लगाई कैसे और वापस कैसे ली? कौन जिम्मेदार है? जवाबदेही कैसी तय करोगे? वांगचुक को अपेक्षा नहीं है, ईडी सीबीआई से विपक्ष के नेताओं को अपेक्षा नहीं, पत्रकारों को अपेक्षा नहीं है। एक पत्रकार कुछ लिख देता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसके ऊपर एक्ट करता है, और पत्रकार, यूट्यूबर्स या बाकी लोग हैं, इनको ज्यादा व्यूज मिलेंगे इसकी चिंता, और इनका कैसा इनका व्यूज मिलेगा और क्या करेगा इसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट को है। दलालों के लिए जूता मारा जाता है, जूता फेंका जाता है चीफ जस्टिस पर, सुप्रीम कोर्ट मौन रहता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर यह आरोप लगता है कि वो देश जला रहा है और सुप्रीम कोर्ट मौन होता है, क्योंकि ये सब सत्ता पक्ष के लोग हैं। जब सुप्रीम कोर्ट, अब इसके बाद अविश्वास होने की क्या बात है? कौन सी बात बची है आशीष जी? कौन सी बात बची है? नागरत्ना जैसे एक दो जजेस हैं, लेकिन उनका क्या है? उन्हें कहा था ना, एक जज के अपॉइंटमेंट पे बोला था ना कि गलत है, उसके बाद भी उस जज का अपॉइंटमेंट हुआ है ना। वो जज चीफ जस्टिस बनने वाला है ना आने वाले समय में, भले ही 30-35 में बने। हुआ ना ये सब कुछ बोलने के बाद। दवे ने इतना बोला और दवे जी लगातार बोल रहे हैं। आप किसके लिए बोल रहे हैं? जिन्होंने एक शीशा आप कान में पिघला के डाल दिया है ना, वो मतलब ये वो गांधी जी के वो हो गए हैं कि ना कुछ ये सरकार के खिलाफ सुनेंगे, ना सरकार के खिलाफ बोलेंगे, ना सरकार के खिलाफ देखेंगे, तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? हमने तो पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बोर्ड लगा देना चाहिए कि विपक्ष अलाउड नहीं है। चुनाव के पहले जाओ तो कहते हैं कि चुनाव का अखाड़ा बना देते हो सुप्रीम कोर्ट को बीच बीच में आके। चुनाव के बाद जाओ तो बोलते चुनाव हार गए इसलिए रोते हुए आए हो। तो कब जाए? चुनाव में धांधली होगी तो किसके पास जाए? चुनाव आयोग के लिए जो चुनाव में धांधली में पार्ट है, किसके लिए जाए? 100 करोड़ रुपए का आरोप। कौन से 100 करोड़ रुपए? किससे ट्रेस किए? किस अकाउंट में गए? किसने खर्चे किए? कहां खर्चे किए? कोई सबूत नहीं। बस किसी ने एफिडेविट दे दिया 100 करोड़ रुपए, और एफिडेविट पे किसी ने अधिकारियों को सुनते हुए बोलते हुए सुना। अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए का बोला है। अनिल देशमुख 13 महीने जेल में। एक लैंड डील किसी ने एफिडेविट दे दिया कि कब्जा कर गया जी हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री, एक आदिवासी मुख्यमंत्री इस देश का, लोकसभा चुनाव के पूरे समय 5 महीने तक जेल में रहता है। वो क्या कर रहा है कोर्ट? क्या न्यायपालिका इस पे बोल रही है? क्या न्यायपालिका जो नंगा नाच चल रहा है एजेंसियों का, इसके पर कुछ बोल रही है? या आप मैं बार बार कहता हूं, यदि आप चुप है तो आप सबसे बड़े गुनहगार हैं। न्यायपालिका से चुप्पी की उम्मीद नहीं। केजरीवाल को सुनवा देते हैं, कार्यक्रम को अब यही खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी केजरीवाल को भी आपको सुनना है। केजरीवाल का पूरा वीडियो चला दीजिए भैया, और न्यायपालिका
को न्यायपालिका के भरोसे छोड़िए, देश को मोदी के भरोसे छोड़िए और सब लोग मजा लीजिए सर्कस का। सुनवाइए, चालू कर दीजिए और हमें इजाजत नमस्कार। दीजिए। धन्यवाद भाव, नमस्कार। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है? ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज़्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफ़ी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में ये चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की जुडिशरी ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी। इसी जुडिशरी ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया है। पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से
पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें, लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। फिर उसके जो भी परिणाम हों वो सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। पर इस पूरे प्रकरण में अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैंने भी बातचीत से शुरुआत की, पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने अपनी बात रखी। उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रता पूर्वक असहमत हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्णकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? उसकी तैयारी कर रहा हूं। ये पूरा मामला बहुत नाजुक और संवेदनशील है। कानून को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और लोगों के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठाना है। मैं ये कदम अहंकार या किसी विद्रोह या विरोध की भावना से नहीं उठा रहा। इस कदम के जरिए मेरा मकसद देश की कानून प्रणाली को चुनौती देना भी नहीं है और ना ही मेरा मकसद न्याय व्यवस्था का अपमान करना है। इसी केस में मैंने हर स्टेज पे, हर अदालत में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ। इसी न्यायपालिका की वजह से आज मैं आज़ाद घूम रहा हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ इससे एक ही मकसद है, देश की न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को और मजबूत करना, लोगों में ये अटूट विश्वास भरना कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे देश की न्याय व्यवस्था से उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। जय हिंद।